और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक चल रही है। मीटिंग में 2024 को लेकर मोदी के मास्टर प्लान पर बात हो रही है। यानी एक के बाद एक मोदी के वो दांव चल रहे हैं जिससे उखड़ते नजर आ रहे हैं विपक्ष के पांव। कल देश एक आदिवासी महिला देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने जा रही है। पहले रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना, फिर द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचाना, ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। यूपी के एक छोटे से गांव के बेटे को रायसीना हिल्स पर पहुंचाना, फिर पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव की बेटी को राष्ट्रपति भवन में बैठाना, ऐसी सोच इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही हो सकती है। कहा जाता है सियासत में जब कोई ऐसा बदलाव होता है तो ये बहुत दूर की सोच होती है। राष्ट्रपति चुनाव में एक ट्रेलर दिखा जिससे मोदी और भी मजबूत हो गए। अगर आप राष्ट्रपति चुनाव के वोटों का आंकलन करेंगे तो मोदी और सहयोगी को 64% वोट मिले, जिसका गणित लोकसभा की 400 सीटों के बराबर है। मोदी के विरोध भी पस्त हो चुके हैं। 2024 में भी मोदी को रोक पाना नामुमकिन होगा। क्या 2024 में मोदी को 64% वोट मिलेंगे? क्या मोदी इस बार 400 सीट जीतेंगे? राजनीति और कूटनीति का एक सीधा सिद्धांत है, शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी की यही सबसे बड़ी खासियत है, वो दूर की सोचते हैं, दूर की देखते हैं। 2024 भी नरेंद्र मोदी का होगा, इसकी तस्वीर 2022 में साफ हो गई। दिल्ली में रहने वाले नेताओं के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024 में भी ये दूरी खत्म नहीं होने वाली। ये उनको भी राष्ट्रपति चुनाव से समझ में आ गया होगा। द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 36% वोट मिले। ये आंकड़े विपक्ष की टूटी हुई एकता का सबसे बड़ा सबूत है। वो कौन सी रणनीति है जो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग बनाती है? क्यों मोदी ब्रांड के सामने विपक्ष का साम दाम दंड भेद नाकाम हो जाता है? कैसे मोदी जीत पर जीत दर्ज करते हैं, इसको 5 पॉइंट में आपको समझाते हैं। सामाजिक समीकरण को साधना, चुनाव के बाद जीत की बिसात, मोदी की वैचारिक दूरदृष्टि, पुरानी विचारधारा, नया नेतृत्व, विपक्ष में फूट। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइन है। एक आदिवासी परिवार की बेटी जिनके पास कभी पक्का मकान तक नहीं था, कभी शहरों की दुनिया और राजनीति के गणित से बिल्कुल अनजान थी, वो आज महामहिम है। ये चुनाव, ये फैसला एक मैसेज है जो हिंदुस्तान के हर आदिवासी को प्रधानमंत्री के और करीब ले आया। CSDS के मुताबिक 2014 में 40% आदिवासियों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। 2019 में वोट प्रतिशत 46 पर जा पहुंचा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 59% वोट सवर्ण जाति से मिले। ओबीसी ने 54% वोटिंग प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में की। इसके बाद आदिवासी समुदाय ने वोटिंग की और 41% वोट दलित समाज से मिले। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे राष्ट्रपति चुनाव में जीत का अंतर बड़ा हो, जो मुश्किल काम था, लेकिन ये कैसे होगा, इसकी रणनीति टॉप लीडर्स ने बनाई और पूरी करने की जिम्मेदारी एक एक एनडीए सांसदों से लेकर हर एक राज्य के विधायकों को दी गई। प्रधानमंत्री मोदी टीम वर्क में यकीन करते हैं। एक कार्यकर्ता पर उतना भरोसा जताते हैं जितना बड़े नेताओं पर, जिसका नतीजा स्कोर बोर्ड पर नजर भी आता है। महामहिम मुर्मू को चुनने के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में 100 से ज्यादा विधायकों और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। प्रधानमंत्री की इस लाइन ने भारतीय राजनीति में बड़ी रेखा खींच दी, जिसको छोटा कर पाना, मिटा पाना 2024 तक तो विपक्ष के बस में नहीं दिखता। लोकसभा चुनाव में 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित होती हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 6, झारखंड और ओडिशा में 5-5, महाराष्ट्र और गुजरात में 4, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 3 सीट, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम में 2-2 सीटें आरक्षित हैं। मणिपुर और मिजोरम में 1-1 सीट है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31 पर जीत मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के बड़े प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं। जब मोदी खुलकर कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है, क्योंकि वो बिना तैयारी के कुछ नहीं कहते।
हवा में तो बिल्कुल नहीं कहते। यही मोदी की सबसे बड़ी खूबी है और विपक्ष की कमजोरी भी। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात विधानसभा चुनाव को कहा जाता है। सबसे पहले बात गुजरात की, जो प्रधानमंत्री की जन्मभूमि और पहली कर्मभूमि भी है। गुजरात की 27 शेड्यूल ट्राइब सीट्स पर बीजेपी को साल 2007 में 13, साल 2012 में 11 और साल 2017 में 9 सीट ही मिल सकी थी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात के 127 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। 10 विधायक ऐसे थे जो विपक्षी दल के थे। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनावी बिगुल के बीच सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 84 पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2013 में भाजपा ने इनमें से 59 सीटें जीती, जो 2018 में सिर्फ 34 रह गई। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को जो जीत मिली, उसके बाद आदिवासी वोट बीजेपी के पास वापस जरूर लौटेंगे। इसका अंदाजा राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 19 गैर एनडीए विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उतारा है। इस फैसले ने सियासी गलियारे में हर किसी को चौंका दिया। जाट नेता जगदीप धनखड़ की इमेज किसान पुत्र की है, जिसका फायदा राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जरूर होगा। राजस्थान की राजनीति में 4 समुदाय जाट, गुर्जर, राजपूत और मीणा चुनावी लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। राजस्थान कांग्रेस के नंबर 2 नेता सचिन पायलट गुर्जर बिरादरी से हैं। ऐसे में राजपूत, मीणा और जाट का वोट जोड़कर बीजेपी जीत का रास्ता निकाल रही है। राजस्थान में जाट की आबादी करीब 10% है। 30 से 40 सीटों पर जाट वोट का खासा असर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के पास पहले से इतने वोट हैं कि वो आराम से अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। लेकिन जैसे कि पहले बताया, प्रधानमंत्री बहुत दूर की सोचकर हर फैसला करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने पहले ही दूरी बना ली है। इसकी वजह विपक्ष की उम्मीदवार मागत अल्वा को बताया गया है। कांग्रेस के अभी से हाथ पांव फूलने लगे हैं। ममता को मनाने का काम जारी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए किसको अपना उम्मीदवार बनाएगा, इसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे थे। ऐसा दावा किया जा रहा था कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बीजेपी दांव खेलेगी, लेकिन जब ऐलान हुआ तो सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। मगर इन नामों के पीछे एक बड़ी वजह भी है। द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ दोनों ने कभी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। जगदीप धनखड़ न बीजेपी से आते हैं, न आरएसएस विचारधारा से। यानी एंटी मोदी गैंग यहां पर एंटी हिंदुत्व कार्ड नहीं खेल पाएगा। विपक्ष की एकता में दरारें साफ साफ नजर आ रही हैं। मोदी के खिलाफ विपक्ष जितना जोर लगाता है, मोदी उतना आगे निकलते हैं। उद्धव ठाकरे अपने आप को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत दावेदार बताते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में सियासी शतरंज की चाल में ठाकरे ऐसे फंसे कि महाराष्ट्र की कुर्सी तो गई ही, अपनी पार्टी बचाने के भी लाले पड़े हैं। और अब उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को खोना नहीं चाहते। शिवसेना सांसदों ने यह मैसेज मातोश्री तक पहुंचा दिया है। वो 2024 का चुनाव यूपीए के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं। शिवसेना के पास 18 सांसद हैं, बीजेपी के 23 सांसद हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के 4 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 1 है। शिवसेना के सांसदों को 2024 की जबरदस्त टेंशन है, क्योंकि अब तक वो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। अब बीजेपी से अलग होंगे तो पवार खेमा उनको कितनी सीटें देगा, ये सवाल
शिव सैनिकों को डराता है। 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनसीपी ने 18 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। कांग्रेस ने 25 पर, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ 2024 चुनाव में उतरेंगी तो शिवसेना की सीट जरूर कम हो जाएगी। बड़ी संख्या में शिवसेना के नेता बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो भी जानते, मानते और उद्धव ठाकरे को समझाते हैं 2024 भी प्रधानमंत्री मोदी का है। बीजेपी 2024 में जीत के आगे भी बहुत कुछ चाहती है। वो इस जीत को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर काम भी कर रही है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिली। 2014 से 6.4% ज्यादा वोट 2019 में मिले। अब क्या मोदी 2024 में 400 सीट का इतिहास रच पाएंगे? इस सवाल का जवाब सबसे पहले यूपी से होकर गुजरता है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। यूपी में यादव प्लस मुस्लिम समीकरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जो रामपुर उपचुनाव में हुआ, जो आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ, उसने ये मैसेज अखिलेश यादव तक पहुंचा दिया है कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उत्तर भारत में बीजेपी का बढ़ता दबदबा साफ नजर आ रहा है। मिशन 400 के लिए दक्षिण भारत में भी कमल को और मजबूत करना होगा, जिस पर मंथन हो रहा है। जमीनी समीकरण बदले जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।